हाय एवरीवन। डिस्कस करते हैं आज के इस एडिटोरियल में कि जो प्रधानमंत्री मोदी की जो बजट है उसमें हमें क्या क्या मिला, रणनीतिक रूप से हमारे लिए वो कितनी लाभप्रद रही, और इन सभी चीज़ों के बारे में कि इस यूरोप और फ्रांस की बजट में हमें मुख्यतः किन किन बातों पर भारत ने जोर दिया, रसिया यूक्रेन के युद्ध को लेकर भारत का क्या पक्ष रहा, विदेशी ज़मीन पर जाकर, बल्कि उस ज़मीन पर जाकर जहाँ पर वो देश रसिया यूक्रेन वॉर की निंदा कर रहा है और उसके उलट भारत उसकी क्या कर रहा है, ना निंदा कर रहा है ना समर्थन कर रहा है। एक प्रकार से अगर आप इस प्रकार की पोजीशन रखते हो इसका मतलब आप समर्थन कर रहे हो, ये एक माना जाता है। वो क्या मायनों में क्या माना गया वो अलग मैटर है, लेकिन ये एक इस टाइप से देखा जाता है। तो ओवरकमिंग डिफरेंसेस ये शीर्षक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप इसको खुद अपने आप से भी पढ़ सकते हो। टेलीग्राम पर मैं इसकी PDF जो है शेयर कर देता हूं। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कूपन कोड या रेफरल यूज़ कर सकते हो, SHRI NATH 10। ये कूपन कोड आप यूज़ करके जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जिस समय आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। तो इंडियाज़ न्यू पुश फॉर स्ट्रॉन्गर टाई विथ यूरोप कम एट अ क्रूशियल टाइम फॉर बोथ। तो यहाँ पर इंडिया का जो पुश है कि यूरोप के साथ अच्छे रिलेशन बनाए जाएं, ये उस समय आया है जब ये समय दोनों के लिए बहुत ही क्रूशियल है। कई मायनों में क्रूशियल है क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर आपने देखा होगा किस तरीके से बदल रहा है। रसिया यूक्रेन को लेकर पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो गई है, मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए कि दूध अलग पानी अलग हो गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंडेड हिज टूर टू यूरोप दिस वीक बाय ड्रॉपिंग इन द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों हु वाज री-इलेक्टेड रिसेंटली। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अपना यूरोप का दौरा है वो फ्रांस के साथ ख़त्म किया। मतलब सबसे लास्ट में वो कहाँ गए, फ्रांस में गए, और वहाँ पर उस राष्ट्रपति से मिले जिन राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में फिर से अपनी राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रों। What was built simple tete-a-tete during the working visit turned out to be comprehensive discussion on bilateral, regional and international issue with a 30 paragraph long joint statement। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि इस विजिट में हमने पाया क्या। तो इसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया किस चीज़ के बारे में, बायलैटरल, रीजनल, बायलैटरल मतलब होता है द्विपक्षीय, रीजनल मतलब क्षेत्रीय, एंड इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हमने डिस्कशन किया, और लगभग 30 पैराग्राफ का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया। आपको मालूम होगा जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे राष्ट्र में जाता है या किसी दो राष्ट्राध्यक्ष या दूसरे दो देशों के दो अधिकारी हों या काउंटर पार्ट जो भी बराबर समकक्ष लोग मिलते हैं, तो उसके बाद एक मीडिया के लिए एक बाइट दी जाती है। उस बाइट में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट कहा जाता है, तो ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया जाता है। तो 30 पैराग्राफ का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी दिया गया। एज विद दिस अदर स्टॉप in Germany and Denmark for the Nordic Summit, as well as the visit of India by European Commission President Ursula von der Leyen the week before the Ukraine war remain at the top of the agenda। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूरोप का विजिट किया उससे कुछ हफ्ते पहले उर्सुला वंडर जो यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत आई थी। उसके बाद भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो यूरोप के विजिट पे गए, और वो कहाँ कहाँ गए, जर्मनी गए, डेनमार्क गए, और जो भी नॉर्डिक समिट हुई, नॉर्डिक समिट में फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ये सभी के सभी राष्ट्र, इनके राष्ट्राध्यक्ष उस समिट में आए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की। तो इन सभी चीज़ों पर एक डिस्कशन किया गया, और जो रसिया यूक्रेन का वॉर है वो तो नो डाउट वो एक प्रमुख मुद्दा तो रहा ही इन सब चीज़ों में, चाहे उर्सुला वंडर भारत आई हो उस समय डिस्कशन हुआ हो, या नॉर्डिक समिट के अंतर्गत डिस्कशन हुआ हो, या इमैनुअल मैक्रों से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हुई हो, या जर्मनी जब गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी तो वहाँ के जो चांसलर हैं उनसे बात हुई हो। इन सभी लोगों से बात करने में जो रसिया यूक्रेन का जो वॉर है उसको तो डिटेल में डिस्कस किया ही गया है, क्योंकि एक इंडिया आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा प्लेयर उभर कर सामने आया है, और उसकी राय बहुत बड़े लेवल पर मायने रखती है। द जॉइंट स्टेटमेंट रिकॉर्ड देयर डिफरेंस ऑन द इशू। और जॉइंट स्टेटमेंट में जो दिया गया, आपको मालूम होगा मैंने अभी डिस्कशन किया था कि जॉइंट स्टेटमेंट प्रेस को दिया जाता है, तो उसमें जो पक्ष है
भारत का और उन देशों का जहां भारत ने विजिट किया, दोनों के डिफरेंस निकल कर सामने आए। However, they also discussed mitigate the war's knock-on effect of Mr. Macron invited India to cooperate with food and agriculture supply। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने, ये तो ठीक है, भारत ने भी एक कहा उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में, भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि भाई इससे फ़ायदा किसी को नहीं होने वाला, ना कोई जीतने वाला, ना कोई हारने वाला है। अंतोगत्वा इसका जो डिस्कशन है, ये जो हल है, वो आपका वार्ता से ही निकलेगा। तो वो तो सब ठीक है, लेकिन जब फ्रांस गए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो उन्होंने मिस्टर मैक्रोन के साथ जो वॉर के कारण पड़ने वाले इफ़ेक्ट, उसके बारे में डिस्कशन किया। और मुख्यतः फूड एंड एग्रीकल्चर रेजिलियंस मिशन के लिए इंडिया के लिए इनवाइट किया कि आप कोऑपरेट करें। किस चीज़ के लिए कोऑपरेट करें कि मान लो जो मिशन स्टार्ट होगा, तो ये मिशन क्या करेगा कि जहाँ जहाँ जिन जिन कंट्री में फूड की कमी हो गई है, उन कंट्री को फूड की सप्लाई प्रोवाइड करवाई जाए। तो इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ। अब फूड की कमी क्यों हो गई? क्योंकि आपको मालूम होगा जो यूक्रेन है, पूरे यूरोप का उसे ब्रेड बास्केट कहा जाता है। यूक्रेन की ज़मीन जो है वो फर्टाइल है, उसके कारण वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ होता है। वो गेहूँ पूरे के पूरे यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब दूसरा प्रश्न आपके माइंड में ये होगा कि भारत में भी गेहूँ बहुत होता है, तो भारत क्यों नहीं एक्सपोर्ट करता? तो उसके अलग आयाम हैं, अलग दिक्कतें हैं। WTO भारत के लिए उस चीज़ की परमिशन नहीं देता, और WTO का मानना ये है कि भारत क्या करता है, जो अपने भारत के किसान हैं उनके लिए इतनी ज़्यादा सब्सिडी देता है कि वो किसान उसकी दम पर ज़्यादा गेहूँ उगाते हैं। अगर उनके लिए सब्सिडी भारत कम दे, तो भारत के किसान क्या करेंगे, कम गेहूँ उत्पादन करेंगे। और अगर भारत के गेहूँ को इंटरनेशनल मार्केट में WTO अगर अलाउ कर देता है, तो फिर भारत से टक्कर लेने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए WTO इजाज़त नहीं देता भारत के लिए। वो कहता है कि आप पहले सब्सिडी हटाइए, जिससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, तो आप जो इंटरनेशनल मार्केट है उसको कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो ये सब कहना है, तो वो भारत को अनुमति नहीं देता है। इसीलिए हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा भी था कि अगर WTO हमें अनुमति दे दे, तो जितने भी राष्ट्रों के अंदर फूड सप्लाई की कमी जहाँ पर देखी गई है, वहाँ पर हम फूड सप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फूड सिक्योरिटी इन मोस्ट वनरेबल कंट्री पर्टिकुलरली इन टर्म ऑफ द व्हीट एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर फ्रांस ने उसी चीज़ के बारे में डिस्कशन किया और भारत के लिए इनवाइट किया कि हम इस प्रकार का ये मिशन बना रहे हैं और आप इसे ज्वाइन कीजिए, और जहाँ पर मुख्य रूप से गेहूं की जो कमी है उसे हम पूरा करेंगे और आप गेहूं एक्सपोर्ट किए। However, as the severe heat wave has damaged India's crop, the government will have to do hard thinking on it। तो यहाँ पर जब हमारी भारत की जो गर्मी वाली हवाओं ने क्या किया है, जो हमारे यहाँ की जो फसल है उसको नुकसान बहुत बड़े लेवल पर पहुँचा दिया है, तो भारत ने जो प्रॉमिस किया था कि भाई हम वर्ल्ड के लिए क्या कर देंगे, अपना व्हीट एक्सपोर्ट कर देंगे, उसके बारे में भारत को सोचना चाहिए। प्रॉमिस टू व्हीट सप्लाई टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट अ टाइम व्हेन फियर ऑफ शॉर्टेज आर सेंडिंग व्हीट प्राइस सोरिंग। तो यहाँ पर जब और सोचना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में व्हीट की प्राइस क्या हो रही है, व्हीट कम हो रहा है। जब व्हीट कम होगा और मांग ज़्यादा होगी, तो प्राइस बढ़ेंगे। तो प्राइस बढ़ने के डर के समय भारत को ये बहुत सोच समझ कर कदम लेना चाहिए कि वो व्हीट दूसरे देशों को भेज भी सकता है या नहीं भेज सकता है, या फिर उसको खुद ही इतनी फूड की ज़रूरत पड़ेगी आगे आने वाले समय में कि उसे सेव करके रखना चाहिए। तो ये एक देखने वाली बात है। तो इनका इस पॉइंट में यही है कि भारत को इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहिए, और जब और कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर आने वाली जो ग्रीष्म ऋतु है उसके कारण ग्रीष्म ऋतु के कारण आपकी जो फसल है वो उसको नुकसान पहुंच गया हो। क्लाइमेट चेंज वाज अनदर की इशू ड्यूरिंग द स्टॉप ओवर इन बर्लिन एंड कोपेनहेगन। और यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज है वो तो नो डाउट वो तो बहुत बड़ा इशू रहा है, और कई मामलों में नॉर्वे, डेनमार्क जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी वहाँ पर रहती हैं, उसी के लिए भारत ने उनके साथ डिस्कशन भी किया। फ्रांस एंड इंडिया दैट वर्क क्लोजली फॉर द सक्सेस ऑफ द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड and co-founded International Solar Alliance in 2015 are ready to take the next level। तो यहाँ पर अगर इंडिया फ्रांस की बात करें, तो इन्होंने तो भाई जो पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस जलवायु समझौता, उसका पालन करने के लिए 2015 में सोलर अलायंस बना ही लिया था, और अब
उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए दोनों प्रयासरत हैं। सेटिंग अप इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन इन सोलर एनर्जी प्रोडक्शन फॉर मार्केट इन यूरोप एंड एशिया। तो इसमें क्या क्या होगा कि आप इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन बनाओगे कि भाई आपने किसी भी सोलर कंपोनेंट को भारत में उत्पादन किया तो तुरंत वो यूरोप पहुंच जाए, यूरोप में अगर उत्पादन हुआ तो तुरंत भारत आ जाए। साथ ही साथ जो एनर्जी उससे प्रोड्यूस होगी वो अगर मान लो भारत में एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो तुरंत फ्रांस पहुंच जाए। मतलब एक पावर ग्रिड इस प्रकार से डिज़ाइन हो कि मान लो अभी जैसे भारत में क्या है, भारत में धूप हो रही तो यहाँ पर सोलर एनर्जी प्रोवाइड होगी, सोलर एनर्जी से जो बिजली सप्लाई होगी वो तुरंत जाके आप क्या कर दो, फ्रांस को सेंड कर दो। फ्रांस में जब धूप रहेगी तो वहाँ पर जो सोलर एनर्जी वो होगी तो वो भारत को सेंड कर दें। तो इस टाइप से चीज़ें प्रॉपर बने, उस चीज़ के लिए ये लोग प्रयासरत हैं। देयर वाज ऑल्सो बायलैटरल स्ट्रेटेजिक एंड डायलॉग ऑन स्पेस इशू विच विल बिल्ड ऑन देयर 6 decade long partnership in the field of space, a contested area now with China, Russia and US stepping up hostility in their frontier। तो यहाँ पर स्पेस के बारे में भी भारत और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्षों ने बात की। एक ऐसा इशू जो पिछले 60 सालों से एक प्रमुख मुद्दा रहा, केंद्र में रहा राष्ट्रों के, और जिसमें रसिया, चाइना और अमेरिका एक दूसरे के मतलब शत्रु बने हुए हैं, या फिर ये कहो कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की उनकी होड़ लगी हुई है। तो उसके बारे में भी भारत और फ्रांस ने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया। इंडिया एंड फ्रांस हैव decade an unusually productive partnership given that neither has allowed other relationship to play a role in the bilateral relationship। इंडिया और फ्रांस की जो पार्टनरशिप है बहुत ही प्रोडक्टिव पार्टनरशिप रही और किसी भी अदर रोल को उन्होंने प्ले नहीं होने दिया अपनी दोनों की पार्टनरशिप में। अदर रोल मतलब समझ रहे हो ना, मान लो फ्रांस का कोई दोस्त है लेकिन वो फ्रांस का दोस्त भारत का दुश्मन है। एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तान ले लें, पाकिस्तान को फ्रांस ने कई हथियार शुरुआत में, अब तो खैर उससे फ्रांस और पाकिस्तान के रिलेशन ख़राब हो गए हैं, लेकिन कई हथियार वहाँ पर सेंड किए जबकि भारत ने उस चीज़ का विरोध किया था। लेकिन इस सब के बाद भी भारत और फ्रांस के जो रिलेशन है द्विपक्षीय लेवल पर कभी ख़राब नहीं हुए। भारत ने निंदा कर दी, फ्रांस ने उसकी निंदा का कोई मायने नहीं रखा और अपने हथियार बेचे। लेकिन अब वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, चाहे उस समय हो चाहे अब, उन्होंने द्विपक्षीय लेवल पर किसी भी प्रकार से किसी का ना तो विरोध किया और ना ही इस चीज़ को आगे आने दिया कि भाई आप पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हो तो भारत आपसे रिलेशन नहीं रखेगा। तो ये सब चीज़ें आगे बढ़ी। अब लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को अगर देखें तो पाकिस्तान और फ्रांस दोनों के रिलेशन बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं। आपको मालूम होगा क्यों ख़राब हुए हैं। दिस हैज़ बीन द बेसिस ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप, और यही एक बेस है कि हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग जो डिफेंस पार्टनरशिप है हम फ्रांस के साथ कर सकते हैं। In 1998, France stood out as a Western country that did not judge or impose sanctions of India for its nuclear test. In 2008, it was the first country to conclude a civil nuclear deal with India after NSG passed the waiver of allowing India to access nuclear fuel and technology। तो अगर 1998 में जो न्यूक्लियर परीक्षण भारत ने किया था उसमें पूरे के पूरे पश्चिमी राष्ट्रों ने क्या किया था, विरोध किया था भारत का। लेकिन फ्रांस अकेला एक ऐसा राष्ट्र था जिसने भारत की इस बात के लिए निंदा नहीं की। और 2008 में जैसे ही भारत के लिए न्यूक्लियर NSG का मेंबर बना, जिससे न्यूक्लियर सप्लाई भारत के लिए मिली, या न्यूक्लियर जो ईंधन है उसके लिए भारत को इजाज़त मिली इंटरनेशनल लेवल पर, तो फ्रांस ही सबसे पहला राष्ट्र था जिसने भारत के साथ क्या किया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर समझौता किया और भारत की उसमें मदद करने के लिए आगे आया। इट वुड बी द फिटिंग ट्रिब्यूट टू कंसिस्टेंसी ऑफ द रिलेशनशिप इफ द फ्रेंच बिड फॉर 6 न्यूक्लियर प्लांट इन महाराष्ट्र जयपुर मेक सम हिट भी ना हो। तो यहाँ पर तब से लेकर चली आ रही है दोस्ती, कंसिस्टेंसी बनी हुई है, और साथ ही साथ मोर देन 12 ईयर आफ्टर द ओरिजिनल MOU वाज साइंड एंड ईयर आफ्टर द फ्रेंच कंपनी। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि महाराष्ट्र में जो फ्रांस के साथ 12 सालों से एक डिस्कशन चलता आ रहा है जिसमें MOU साइन हुआ था कि भाई वो बिड जो बोली है वो लग जाए, जिसमें 12 प्लांट फ्रांस के लिए महाराष्ट्र में बनाने थे। MOU 12 साल पहले साइन हुआ था, लेकिन अभी तक उसकी बोली नहीं लगाई गई। फ्रांस की कंपनियों ने उस चीज़ के बारे में आगे कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, और भारत की गवर्नमेंट ने भी जो भी हो
मतलब सीधी सी बात है, वो बात आगे नहीं बढ़ी कि आप 12 न्यूक्लियर प्लांट महाराष्ट्र के अंदर लगाएंगे। तो अगर वो आगे बढ़ती है तो ये बहुत अच्छी बात है। साइंड अ ईयर आफ्टर द फ्रेंच कंपनी EDF last submitted an offer to the Nuclear Power Plant Corporation of India Limited. It is however disappointing that Mr. Modi visit did not give as much fillip to talk on India and European Union FTA suspended since 2013 as seen India's other FTA talk. तो यहाँ पर साथ ही साथ ये तो हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर कि भाई वो 12 साल से डिस्कशन। दूसरी बात, अगर यूरोपियन यूनियन के साथ देखा जाए तो 2013 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट आई। मोदी गवर्नमेंट ने उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सस्पेंड होने के बाद भारत ने अभी इस बजट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। तो ये एक देखने वाली बात है, या इनके हिसाब से इसे एक डिसपॉइंटिंग मतलब फैक्ट के तौर पर माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोदी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को इसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ कैसे साइन हो। अब अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया तो ये किस प्रकार से देखा जा रहा है, सीन एज इंडिया अदर FTA टॉक, कि भाई इंडिया दूसरे FTA, इंडिया क्या कर रहा है, दूसरे देशों के साथ जो FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो साइन कर रहा है। इसी कारण हो सकता है वो यूरोपियन यूनियन के साथ डायरेक्टली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहा है। अब हो सकता है वो द्विपक्षीय हो सकता है, मतलब पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ डील ना करके वन बाय वन हर एक राष्ट्र के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे। तो ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि RCEP को ज्वाइन ना करने के बाद भारत ने यही कहा था कि हम RCEP को एक कंबाइन तौर पर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो RCEP के राष्ट्र हैं उनसे हम द्विपक्षीय तौर पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। और इसी के कारण आपने देखा होगा हाल ही में कुछ प्रोडक्ट्स का या कुछ मायनों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये देखने वाली बात है कि क्या भारत द्विपक्षीय रूप से, मतलब बायलैटरली रूप से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, या फिर कंप्लीटली यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा। This was the second such tour where Mr. Modi traveled Germany and France on the same visit। और ये दूसरी बार है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जर्मनी और फ्रांस को पैरेलली, मतलब एक ही साथ विजिट किया। A significant gesture that recognize the importance of both India and new stronger tie with Europe। तो यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण जेस्चर है किस चीज़ का, कि एक रिकॉग्नाइज़ किया इन लोगों ने, वो किस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया, उस महत्व को कि जो इंडिया और यूरोप है ये दोनों मिलकर वर्ल्ड को एक नया स्ट्रॉन्गर टाई अगर इन दोनों के बीच में हो जाती है तो एक वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक नया पुश मिलेगा, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होगी वर्ल्ड के लिए। तो ये आज का टोटल एडिटोरियल था। आई होप आपको इशू समझ में आया होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या प्रोबेबिलिटी, और इससे आगे आने वाले भविष्य में हमें कितना लाभ, कितना नुकसान, और हम कहाँ कहाँ सही कर सकते हैं, इन सब बातों के बारे में आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल एंड एन्जॉय। थैंक यू।